सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे ने काट लिया। शाहिदा रहमानी के मुताबिक वो पार्लियामेंट लॉजेस में सोई हुई थी कि इन्हें चूहे ने काटा, जिसके बाद इन्होंने चूहे के काटने का इंजेक्शन लगवाया। वाकई की शिकायत के बाद डिप्टी स्पीकर ने CDA को चूहों से निमटने की हिदायत कर दी। सवाल यह है, जिस इदारे की नाअहली ने इस्लामाबाद को डुबो दिया वो चूहों से कैसे निमटे, वो भी पार्लियामेंट लॉजेस में पलने वाले चूहे। बात पार्लियामेंट की चल निकली है तो बिलावल के फार्मूले का तस्करा कर लेते हैं, जो इन हाउस तब्दीली फार्मूले के साथ नून लीग को फिर कह रहे हैं आजमाइश शर्त है, एक बार फिर आजमा कर तो देखो। वाकिफाने हाल कहते हैं एक मोहब्बत और सही के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले फिर छुप छुप कर मुलाकातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि मरकज और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद पूरी तरह तैयार हैं। तरीन ग्रुप की मौजूदगी भी पुकार कर कह रही है कि लोहा गर्म है, बस ज़र्ब लगाने की देर है, सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है तो नून लीग की हाँ का। पीपल्स पार्टी इस तब्दीली के लिए पंजाब की वजारत आला और वज़ीर आज़म का ओहदा नून लीग को प्लेट में रखकर पेश करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी ना होने के बराबर है। लेकिन देखना यह है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी के हाथों जिच होने के बाद क्या नून लीग फिर बिलावल पर एतबार करेगी। नून लीग के लिए यह बात बहुत अहम है कि जिस हुकूमती इत्तेहाद की बिलावल बात कर रहे हैं, अगर तब्दीली आई तो इसके मुतालबात क्या होंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए मुतहरिक हैं, जिनकी सदारत में होने वाले इजलास में यकीनन बिलावल की इस तजवीज़ पर भी गौर हुआ होगा। सवाल यह है कि PDM क़यादत नून लीग को पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का मशवरा देगी या फिर खुद पीपल्स पार्टी से सियासी हलाला करेगी। क्या सियासत के बड़े खिलाड़ी हुकूमती मुद्दत खत्म होने के करीब इसे गिरा कर हुकूमत को सियासी मजलूम बनने का मौका नहीं फराहम करेंगे, या फिर समझदारी दिखाते हुए चुपचाप अगले इंतखाबात का इंतजार करेंगे। आज इसी से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो बड़ी ऑफर है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वजारत उज़्मा भी, वजारत आला भी, और क्या चाहिए नून लीग को? देखिए उसामा साहब, बिलावल तो बड़े अरसे से ये ऑफर करवा रहे हैं। मसला ये है कि पहले नून लीग की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो तो मरीम और नवाज शरीफ थे, और मरीम ने बड़ा साफ, जब से बिलावल ने पार्लियामेंट में नून लीग को, सेनेट में नून लीग को धचका दिया, बाप के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पर अपना अपोजिशन लीडर बनवा लिया, उसके बाद नून लीग उनसे पीछे हट गई। और वैसे भी नवाज शरीफ और मरीम जो है वो पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं पंजाब में अगर चेंज आती है तो वज़ीर आला कौन बनता है, कौन बनेगा आप मुझे बताएं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में मरीम को क्या इंटरेस्ट था? मरीम ये चाह रही थी कि जनाब आएँ, लॉन्ग मार्च करें, कुछ ऐसा करें कि फेडरल गवर्नमेंट गिरे। इमरान खान को वो गिराना चाहती हैं। पंजाब में तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। पंजाब में वो उनका ख्याल है कि उस महबूदात जो है उसकी जो नाअहली है उससे नून लीग को फ़ायदा पहुँच रहा है, और वो जब तक कंटिन्यू करेगा उतना नून लीग का वोट बैंक बढ़ेगा। तो एक तो सिनेरियो ये था। लेकिन अब जो बिलावल ने ये सारी बातें की हैं ना उसामा साहब, जी, अब नून लीग के अंदर लीडरशिप में ग्रेजुअली आहिस्ता चेंज आ रही है। शहबाज शरीफ ताकतवर हो रहे हैं, मरीम कमज़ोर हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुहर्रम के बाद शहबाज शरीफ पूरी तरह से नून लीग की कमांड संभाल लेंगे और पूरी तरह से मुतहरिक हो जाएंगे। अच्छा। और मरीम टोटली बैकग्राउंड में चली जाएंगी। ये मैं आपको दे रहा हूँ कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि नून लीग के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आ जाएगी। अब ये जो तब्दीली है ये बिलावल को नज़र आ रही है। अब वो शहबाज शरीफ से ये चाह रहे हैं कि जनाब आप आएँ, आप मेरे साथ बैठें, पंजाब की बात करें, वफाक की बात करें। मेरा ज़ाती ख्याल है कि शहबाज शरीफ भी पंजाब में तब्दीली के उस तरह से ख्वाह नहीं है। ये जो बात करिए, ये जो बात हो रही कि बैकडोर राब्ते हैं, ये बड़े नीचे वाली सतह पर राब्ते हैं। अच्छा। नून लीग के जो सदर हैं पंजाब के वो है राना सनाउल्लाह, और पीर पार्टी के कायरा साहब हैं, और ये जो राब्ता हुआ है ये कायरा साहब और राना सनाउल्लाह का राब्ता हुआ है, जो पंजाब और पंजाब में पीर पार्टी और नून लीग का सदूर है।
वहाँ पर हल्की फुल्की डिस्कशन हुई है कि जनाब आपस में बैठना चाहिए। और पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जिस तरह से एक्टिव हुआ है, जिस तरह से चौधरी बरादरान है, उससे भी बैकडोर पीओ पार्टी की बातचीत चल रही है। हमजा खुद जो है वो PMLQ के साथ राब्तों में है। तो यहाँ पर अगर हम मिलकर सारे आएँ, जहांगीर तरीन ग्रुप को भी मिलाएं, चौधरियों से भी बात करें, तो यहाँ पे तब्दीली आ सकती है। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि नून लीग फिलहाल पंजाब में तब्दीली के हक में नहीं है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है गुलाम मुर्तज़ा साहब के अभी हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया पीपल्स पार्टी के बड़ा खिलाफ के जी ये तो बी टीम बन गई है तहरीक इंसाफ की और इस तरह की बातें। अब वो फिर बात बना रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो मुझे याद आई कि आपने एक खबर दी थी कि मरियम साहबा शायद बाहर चली जाएंगी, अब वो कोरोना हो गया है तो उसके बाद वो खामोश हो जाएंगी। तो अब पता चल रहा है कि उनके बेटे हैं जुनैद सदर, जिनके बारे में नून लीग के वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म भी कहे जाते हैं, तो उनका 22 अगस्त को वो खुद अपने आप को कहते हैं। हाँ जी, वो खुद भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। और क्योंकि पोस्टर शोस्टर भी उनके लगते रहते हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि उनका 22 अगस्त को निकाह है और उसके लिए शायद अब मरियम साहबा का हाई कोर्ट जाना, ये क्या हो रहा है गुलाम मुर्तज़ा साहब? देखिए, ये तय है कि उन्होंने जाना है और ECL के हवाले से भी वो रब्ता कर रही हैं। शायद आने वाले 1-2 दिन में उनका रब्ता हो जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और वो ECL से एग्जेम्प्ट भी हो जाएंगी और फिर थोड़े से वक्त के लिए वो चली जाएंगी वहाँ पे और वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि उनको वहीं पे रखें। अच्छा। और ये ख़बर हमने जी बिल्कुल ये ख़बर हमने दी थी और ये बोल का क्रेडिट है कि ये ख़बर दी थी और आने वाले 1-2 दिन में मज़ीद ये ख़बर मैच्योर होगी कि ये रब्ता करेंगे। इस हवाले से रब्ता किया जाएगा कि वहाँ पे क्योंकि निकाह है तो माँ का वहाँ उनकी वालदा का साथ होना ज़रूरी है, तो उन्हें इजाज़त दी जाए। उसी से रिलेटेड ही ये चीज़ है कि आज PDM का जो इजलास हुआ है, PDM में भी जो बातचीत की गई है, जो आपने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह के अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इस्तेमाल किए थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। लेकिन अभी जो हैं वो राब्ते दोबारा से हो रहे हैं। एक लफ्ज़ आप याद रखें, सितंबर। अच्छा। और लोग इसको सितमगर कहते हैं। अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में ये आपको 3 महीने ऐसे मिलेंगे जहाँ सख्त गहमा गहमियाँ होंगी, जहाँ आपको लोग इकट्ठे होते हुए मिलेंगे, अलायंस बनते हुए दिखाई देंगे। और फिर ये है कि अगर वहाँ पे कोई हुकूमत होगी तो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। केसेस लोगों के अखबारात में आने शुरू होंगे, गिरफ़्तारियों की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। ये क्यों है? क्योंकि आने वाले दिन जो हैं सितंबर, अक्टूबर, ये अहमियत के हामिल हैं और इनको भी पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि अगर हम इसी तरह से अपनी अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिद है वो बना के बैठे रहे तो वो बात नहीं बनने वाली। तो अब डिस्कस ये हो रहा है कि दोबारा इकट्ठे हो जाएं और क्योंकि अक्टूबर में कुछ ऐसे मामलात आने वाले हैं तो उस वक्त हम डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे, डिसाइड करेंगे, तो इन चीज़ों को साथ लेके हम चलेंगे। तो ये डिसाइड हो रहा है अभी। और अभी कुछ वक्त में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनके साथ आ मिलेगी और मौलाना फजल रहमान इनको मिला लेंगे अपने साथ। अच्छा, ये भी खूब है कि मौलाना साहब इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है क़ब्ल वक्त इंतखाबात? फैसल वाडा साहब का भी बयान आ गया कि वो 4-6 महीने कह रहे हैं कि पहले हो सकते हैं इलेक्शन, लेकिन बिलावल कह रहे हैं किसी भी वक्त हो सकते हैं, तैयारी करो। तो PDM भी एक्टिव हो गई है अगले चंद महीने। आप कह रहे हैं मुहर्रमुल हराम के फ़ौरन बाद जो है बड़ी तब्दीलियाँ आनी हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब भी यही कह रहे हैं कि आगे सितंबर होने जा रहा है। तो ये सब इसका मतलब है कि एक और कोशिश, एक और धक्का अपोजिशन जो है वो कोशिश करने लगी है कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए लगाया जाए। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि शायद जो लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो शायद 2022 के एंड में इलेक्शन हो जाए, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। यही डेट दी जा रही है, ये दिन दिए जा रहे हैं, ये महीने दिए जा रहे हैं। इन्हीं दिनों में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि हो जाए अगले साल। अब दूसरी तरफ नून लीग का जो सबसे बड़ा रोला था वो तो अब बयानिया था। एक तरफ मरियम और नवाज शरीफ का बयानिया था, एक तरफ शहबाज शरीफ का बयानिया था और कन्फ्यूजन फैली हुई थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुहर्रम के फौरी बाद सितंबर में जिस तरह से मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, ये बयानी की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जानी है और शहबाज शरीफ पूरी तरह से पार्टी का चार्ज संभाल लेंगे
और फिर वो डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए उनको लंदन से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ पे बैठ के खुद ही डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो एक साल रह जाएगा इलेक्शन को, तो इमरान जो पीटीआई है, आपने देखा पीटीआई ने पंजाब में खासी तब्दीलियाँ की और आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। पंजाब में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ मज़ीद होने जा रही हैं, आप देखेंगे बड़ी वाज़ेह तौर पे। कुछ ब्यूरोक्रेसी अगाड़ पिछाड़ होगी, कुछ मिनिस्टर्स की अगाड़ पिछाड़ होगी। तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये फाइनल राउंड में जा रही हैं, इस रेस के फाइनल राउंड में जा रही हैं। आखिरी साल है और पीटीआई जो है उसका पूरा फोकस होगा पंजाब कि पंजाब में डेवलपमेंट करनी है, पंजाब में वोट लेने हैं, पंजाब में अपना वोट बैंक बढ़ाना है, पंजाब में अपनी जो ताकत है उसको मज़ीद बेहतर करना है। तो अपोजिशन जो है जो कि PMLN है चाहे पीपल्स पार्टी है, दो कि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते पीपल्स पार्टी पर, लेकिन फ़िलहाल उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि किसी तरीके से PTI को अंडर प्रेशर रखा जाए। और अंडर प्रेशर में ये है कि उस्मान बुज़दार के हवाले से कि इसकी तब्दीली, मगर अगर उस्मान बुज़दार तब्दील होता है तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटअप है, आप सेटबैक है। आप इस तरह से कह रहे हैं कि जनाब कि वो मजलूम बन जाएगी, मेरा ख्याल है कि मजलूम नहीं बनेगी, बल्कि इमरान खान को फेडरल गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी साल में आपने जो कोशिश करते हैं कि महंगाई पर काबू पा लें, कोई इस तरह से पॉलिसी ले आएँ, किस तरह से लोगों को रिलीफ दे दें, तो अगर इस तरह कोई चीज़ होती है तो PTI उसमें फंस जाएगी। तो ये है कि ये उसको प्रेशर में लेके आएंगे, तब्दीली चाहे ना हो, लेकिन इनकी कोई यही होगी कि इमरान खान को PTI को एक साल में प्रेशर में रखें और इलेक्शन जो है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी पॉसिबल करवा दें। अच्छा, इसमें ये PDM के इजलास के बाद गुलाम मुस्तफा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि शदीद ख़तरात से मुल्क दो चार है, तन्हाई का शिकार है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, बड़े ख़तरात हैं। तो इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में वो क्या फ़ायदेमंद होगी मुल्क के लिए कि जनाब हुकूमत गिराई जा रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या ऐसी सूरत हाल के इमरान खान साहब को फिर कोई एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई इत्तेहादी भी इधर उधर हो जाए, तो ये क्या मुल्क के मफाद में होगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि सियासत की जो ज़ुबान है, वो सियासत में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कौन सा वक्त किस चीज़ के लिए है ठीक बेहतर है और किस चीज़ के लिए बेहतर नहीं है। वो जो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो ये अपोजिशन जो है इन्होंने तो बाकायदा एक किस्म की खान साहब के साथ जंग बनाई हुई है और खान साहब ने भी तकरीबन 3 सालों से उनके साथ जंग ही बनाई हुई है। दोनों आपस में कभी मिल के बैठने की पूरी तरह से इन्होंने कोशिश नहीं की, बैठे नहीं। अपोजिशन की तरफ से पहल तो कोशिशें भी की गई कि खान साहब के साथ बैठा जाए, लेकिन नहीं बैठा जा सका। तो वो तो इस ताक में है कि किस वक्त ये थोड़े से और मज़ीद परेशान हो, इनको और इनके ऊपर परेशानी डाली जाए, लेकिन इनके हाथ रहमान साहब के लिए हमेशा परेशानी बन जाती है, हमने देखा है। गुलाम मुस्तफा साहब, मुझे अगली खबर पे भी जाना है, लेकिन ये सवाल भी उठाना है कि पहले नून लीग फ़ायदा ले गई, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जरदारी साहब को भी कुछ डील मिल गई, अब पीपल्स पार्टी के पास बड़े बड़े जनाब इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। सनाउल्लाह ज़ारी साहब वज़ीर आला रहे बलूचिस्तान के, अब्दुल कादिर बलोच साहब साबिक़ वज़ीर रहे, तो वो लोग आ रहे हैं। कश्मीर में आप देखिए वहाँ पर उनको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी फिर इसमें फ़ायदा ले जाए, नून लीग में मरीम साहब बाहर चली जाएं, तो फजलुर रहमान साहब के हाथ तो फिर कुछ नहीं आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान के हाथ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेन करती है तो भी मौलाना फजल रहमान के पास बहुत कुछ है, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो गेन करती है तब भी उनके पास बहुत कुछ है। उनकी अपनी मर्ज़ी की बहुत सारे काम उनके होते हैं और बाकायदा वो गवर्नमेंट में ही होते हैं हमेशा। ये तो पहली दफ़ा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ, आप ये कह लें फ्राम 73 हम देख रहे हैं कि कभी कभार ही मौलाना साहब एक आध दफ़ा अपोजिशन में रहे हैं, और इस दफ़ा बड़ी सख्त अपोजिशन उनकी हो गई है। इस दफ़ा तो किसी ने बिल्कुल पूछा भी नहीं है, बल्कि बहुत उल्टे सीधे नाम भी उनके पुकारे गए हैं, जिस वजह से वो पॉलिटिक्स से काफ़ी पीछे हट गए और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एजिटेशन की पॉलिटिक्स की जाए। अदरवाइज़ मौलाना साहब तो ऐसी पोलाइट पॉलिटिक्स करते थे, पूरी दुनिया उनकी सियासत की मुतरफ थी। लेकिन अब ये है कि अब जो एजिटेशन की ओरिजिनल एजिटेशन की पॉलिटिक्स है वो मौलाना साहब कर रहे हैं। लेकिन उनके नाते आप ये देखें कि बड़ी बड़ी मुलाकातें अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह की उनकी जब धरनों के दौरान होती रही हैं, बाद में होती रही हैं,
इस वक्त भी चलती रहती हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो 20-25 साल ना नून लीग को शायद आदत रही ना फजलुर रहमान साहब को अपोजिशन कैसे होती है, क्योंकि वो हर जमात के साथ तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाती थी। अब अगली खबर है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। बाबर डोगर साहब, आपने खबरें दी, अगले दिन अखबारात में छपती रहीं कि नवाज शरीफ साहब को खुराक में ये मिलता रहा, ख़ताइयाँ भी वहाँ से बरामद होती रहीं उनके जब वो हॉस्पिटल में थे। तो अब जो रिपोर्ट आई है बड़ी खौफनाक है, बड़ी ख़तरनाक है कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई है हाई कोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट, वो ये कहती है कि उनको तो हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। सफ़र तो बहुत दूर की बात है, ऐसी उनकी हालत है, कॉम्प्लेक्स कई उनको बीमारियां हैं और इलाज, चूँकि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं उनके 3 ऑपरेशन होने हैं, वबा की वजह से नहीं हो रहे। अब गालिबन बरतानिया में सारे हॉस्पिटल बंद हैं, हार्ट का कोई सर्जरी नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ वबा है। क्योंकि लगता तो ये है कि वो कह रहे हैं पिछले इतने साल से अब उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वबा की वजह से वहाँ हॉस्पिटल में नहीं वो जा सकते, यही बताया तो जा रहा उनकी तरफ से। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो वीज़ा उनका एक्सटेंड होना चाहिए था। कि बरतानवी हुकूमत ने, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, होम ऑफिस ने किया क्या है नवाज शरीफ साहब के साथ? इतनी खतरनाक उनकी सूरत हाल है कि वो तो उनको कहा है कि हॉस्पिटल बिल्कुल करीब करीब कहीं घर ले लें साथ ही बिल्कुल। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, आप बड़े समझदार आदमी हैं कि वीज़ा किस पे लगाते? नवाज शरीफ के माथे पे लगा देते। वीज़े किस टाइम पे कहाँ पे लगाते? किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे लगानी थी ना, पासपोर्ट के ऊपर ही लगानी थी ना। जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, जो इलीगल डॉक्यूमेंट है, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसके ऊपर किस तरह से वीज़ा एक्सटेंड करते बरतानवी गवर्नमेंट? आप ट्रिब्यूनल में चले जाएँ, वहाँ लंदन हाई कोर्ट में चले जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ नवाज शरीफ, अल्टीमेटली वीज़ा जो मिलना है वो पासपोर्ट के ऊपर ही मिलना है, किसी के माथे पे स्टैंप नहीं लगनी। समझ। अच्छा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब आपको आप यहाँ स्टेटलेस सिटीज़न हो जाएं, यूएनओ के सिटीज़न हो जाएं, या आप असाइलम अप्लाई कर लें। जी। यही ऑप्शन बचते हैं। अब अगर मियाँ साहब स्टेटलेस सिटीज़न भी नहीं होना चाहते, अब वहाँ पर यूएनओ के सिटीज़न भी नहीं होना चाहते, वहाँ पर जनाब वो असाइलम भी नहीं सीख करना चाहते, उसके बड़े प्रैक्टिकल नुकसान हैं। मैं वो क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे अपने वोटर को कि जनाब आप मेरे नज़रिए पे मारे खाएं, कोड़े खाएं, जूते खाएं, जेलों में रहें, और मैं यहाँ पे पोलिटिकल असाइलम लेके बैठा हुआ हूँ, या मैं स्टेटलेस सिटीज़न होकर बैठा हुआ हूँ। क्या मसला है? अगर वो बेटे की तनख्वाह लेने का कह सकते हैं जी मैंने ली नहीं और मुझे निकाल दिया, तो वो उनका बयानिया चल जाता है ना। अगरचे आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप बतौर वज़ीर आज़म कोई भी दूसरा काम, रोजगार का काम नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जी वो सफ़र नहीं कर सकते जी। यहाँ पर उनके प्लेटलेट जो थे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। कभी वो 40,000 पे जाते थे, कभी 2,000 पे आ जाते थे। 2-2 घंटे में वो बिल्कुल उसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा स्पीड से थी। तो उस वक्त भी तो उन्होंने सफ़र किया और बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर वो पैदल चल के सीढ़ियाँ चढ़े और बड़े तरीके से वो लंदन पहुँच गए। तो वहाँ पर वो आप देखिए पोलो ग्राउंड में भी जा रहे हैं, बर्गर खाने भी जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, और वहाँ पे फिर तो रहे हैं। और बाजार तो यही लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, सर इसमें नहीं है। और नोटरी के बहुत सारे लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नोटरी सर्टिफिकेट भी शामिल किया गया है कि नवाज शरीफ लंदन में इलाजगाह के करीब रहें, रश वाली जगहों पर भी वो नहीं जा सकते। आप कह रहे हैं कि वो पोलो ग्राउंड चले जाते हैं, बात तो ये भी लिखा कि वो रश वाली जगह पर नहीं जा सकते, ज़हनी दबाव का शिकार है। ज़हनी दबाव का जो शिकार बंदा है उसको तो जनाब मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो अभी आज ये खबरें थी जिसमें उन्होंने जनाब यहाँ पे मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस करनी थी। जी जी, वो मीटिंग्स भी चेयर करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है अफगानिस्तान के, उनसे भी वो मुलाकातें कर लेते हैं। लेकिन जी गुलाम रज़ा साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस किताब में लिखा हुआ है कि हार्ट पेशेंट जो है वो पोलो मैच नहीं देख सकता, वो कॉफ़ी नहीं पी सकता, या वो दही बड़े नहीं खा सकता। और सर ये किस किताब में लिखा हुआ है कि हार्ट पेशेंट जो है वो लाहौर से लंदन तो जा सकता है, लेकिन लंदन से लाहौर वापस नहीं आ सकता, अदालत में भी नहीं पेश हो सकता। सर वो एयर एम्बुलेंस आपको पता है कि कतर तक गई थी, जहाज़ तो आगे जाके कन्वर्ट हुआ था, वो कतर से आगे जहाज़ हुआ था,
इधर से तो एयर एम्बुलेंस थी। तो सर वो सीढ़ियाँ खुद चढ़ के ऊपर गए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि उनके प्लानर जो है वो वेरी कर रहे हैं, वो 2000 या 1500 पे आ जाते हैं और एकदम 40,000 पे चले जाते हैं। बाबर साहब का कहने का मतलब यह है कि जी अगर एक शख्स जो है वो रेस्टोरेंट्स में जा सकता है, वो पोलो ग्राउंड में जा सकता है, तो वो जहाज़ पर बैठकर पाकिस्तान भी आ सकता है। लेकिन अब जाहिर है कहा जा रहा है कि वो करीब रहे इलाज एकदम। देखिए ना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो वो वहाँ इलाज के लिए अगर मौजूद हैं तो कुछ अगर ख़राबी हो फौरी तौर पे उनको दाखिल कराया जा सकता है। यहाँ जेल से कौन निकालेगा उनको? चले मुझे ये बता दें, पिछले 1.5 साल में अभी तक वो कितनी दफ़ा इमरजेंसी के तौर पर हॉस्पिटल गए? एक दफ़ा भी नहीं। यहाँ पर नैब में इंतहाई इमरजेंसी पे वो अस्पताल लाए गए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन वहाँ पर वो अभी तक किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। वैसे बाकायदा इलाज के तौर पर कहीं नहीं गए। डॉक्टर साहब जो उन्होंने अभी आज डॉक्यूमेंट दिया है ना, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, प्लेटलेट्स जब उनका काउंट कम हुआ तो आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट्स ही थी जिनके ऊपर सब ने कहा कि अभी भेजो। अभी ये जो डॉक्टरी रिपोर्ट उनकी सबमिट हुई है, इसकी अदालत तस्दीक कराएगी, चंद दिन लग जाएंगे और उधर से आएगा कि वाकई ये बात जो, ये तो आम हार्ट के लोगों को भी इसी तरह की बातें बताई जाती हैं कि वो इस तरह का सफ़र ना करें, वो इधर ना जाएं उधर ना जाएं, तो ये चीज़ें उधर से फिर तस्दीक शुदा होकर आ जाएंगी। इन्होंने टाइम निकालना है मज़ीद 5-6 महीने 7 महीने, और उसके बाद आप देखेंगे मैं आपको एक बात बताऊं, वो बतदरीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अभी एक मुलाकात है, खबर आपको दे दूं मैं। जी सर, खबर एक दे दूं, खबर जी 1-2 जुमलों में। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कल या परसों एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी रास्ते थोड़े बहुत आसानी की तरफ चले जाएंगे, और नहीं तो फिर ये है कि आपस में दोनों भाई जो है ना वो एक दूसरे से मशवरा करने ही छोड़ दें। अच्छा, वो ये इतनी जबरदस्त किस्म की मुलाकात। अब शहबाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट अभी आया है कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल हुए बगैर वापस नहीं आएंगे, एक चीज शुरू नहीं हो रहा इलाज, मसला है। एक चीज से तो आप एग्री करेंगे, मुर्तज़ा साहब आप भी एग्री करेंगे कि अभी उनका इलाज शुरू नहीं हुआ, अभी वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो गए। वो बार बार ये कहते हैं जी कोरोना है, हालात ऐसे हैं कि लंदन में अस्पतालों में कोई और इलाज नहीं हो रहा, बेड खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर इलाज तो हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अभी उनका इलाज मुकम्मल इलाज की बात कर रहे हैं, वो मुकम्मल इलाज तो सर शुरू तो मुकम्मल इलाज की बात कर रहे हैं, वो आम शुरू ही नहीं हो रहा। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि वैसे ना ज्यादती सारी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की है कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, लाहौर में बनाया, पेशावर बनाया, कराची में अब जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बन रहा है वो लाहौर हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा एक हॉस्पिटल क्यों नहीं इमरान खान साहब ने बना दिया कि जहाँ नवाज शरीफ साहब का, शरीफ खानदान का इलाज हो सकता, उनके बिल्कुल घर के करीब होता। ये भी तो जुल्म है गुलाम उन्होंने खुद अस्पताल बनाया, उस पर खुद उनको हर शहर में खुद अस्पताल बनाया सर, लेकिन अपने इलाज के लिए नहीं। जिस जगह पे इनका इलाज हो सकता है ना सबका, जी मैं बताऊं आपको, जिस जगह पे इन लोगों का इलाज हो सकता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है वो घर जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी बन रही है, सिटी में बहुत मशहूर है, छोटे से छोटे शहर में भी चाहिए वहाँ इलाज। तो देखिए इलाज तो वहाँ हो सकता है बड़े आराम से, और चंद दिनों के इलाज से काफ़ी सारी तबीयतें जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई इलाज करना भी नहीं चाहता और लोग करवाना भी नहीं चाहते। अब जो चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई है, बेटे की शादी आ गई, निकाह आ गया, और निकाह ऐसे नहीं रखा गया, उसकी तारीख जो है वो मैनिपुलेट होती है, पता होता है कि क्यों रखी गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब नून लीग जो है ना वो बयानी वाली लड़ाई मेरा ख्याल है कि खत्म। लेकिन एक बड़ा सवाल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उस पर दमादम मस्तकलंदर होने जा रहा है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का अमली मुजाहरा भी किया गया, तकरीब रुनुमाई एक तरह से हुई है जनाब सबके सामने, पार्लियामेंटेरियन के सामने कि किस तरह से वोट डाला जाएगा। फिर ये भी उनको बड़ी तसल्ली कराई गई है कि जो कहा जा रहा है जी हैक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कह रहे जी ना इसमें वाईफाई से कनेक्शन है, ना इंटरनेट से कोई, ना ब्लूटूथ, तो लिहाजा इसको कोई हैक ही नहीं कर सकता। मगर बहुत कुछ कहा गया कि यही हल है, टेक्नोलॉजी आ गए। हमने नादरा में भी देखा कि आखिरकार आप देखते हैं कि अब थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है।
अगर मसला ये है कि जब तक अपोजिशन नहीं मानेगी, आप कैसे कहेंगे कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो गए। बाबा डोगर साहब वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कहने जी ये मशीन इसलिए बनाई जा रही है कि अब इनको वो ज़रूरत ही ना पड़े फॉर्म 45 की या दीगर की, या वो जो सिस्टम बिठा दिया गया था वो सिस्टम बिठाने की जरूरत ना पड़े। ये मशीन इस तरह ला रहे हैं, ये कोई तरीके इंसाफ जो है ना वो ऑर्डर पर तैयार करवा रही है कि उसके बाद उनको हमेशा इलेक्शन के लिए आसानी रहे। सब ये गवर्नमेंट जितनी मर्जी EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जितनी मर्जी बना लें, जितनी मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बना लें, नून लीग और पार्टी नहीं मानेंगे इसको। ये मैं आपको बेट लगा के कह रहा, जो मर्जी कोशिश कर लें ये दोनों नहीं मानेंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि नून लीग पंजाब में, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ आपको। मैंने पिछले 2018 के इलेक्शन भी देखे, 2013 के इलेक्शन भी देखे, 2007 के भी देखे, लोकल गवर्नमेंट भी देखे, 2005 के भी देखे, 2 के भी देखे। लाहौर में बेतहाशा ऐसा वोटर है हर हलके में जिसका कोई अता पता नहीं। आप अच्छा। जो आप लिस्टें देख लें, बैलेट लिस्टें देख लें, आप में बेतहाशा ऐसा वोटर आएगा जिसका कोई अता पता नहीं है, आगे कोई एड्रेस नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, लेकिन वोट का इंतराज है। हर हलके में 20 से 30 हज़ार के करीब ऐसे वोटर हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप नहीं ढूंढ सकते कि ये वोटर कहाँ पे हैं, ये लोग हैं। सर मैं हर हल्के में, और मेरा ख्याल है कि पंजाब में तकरीबन 20 से 30 लाख ऐसा वोटर है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। अच्छा। और ये वोटर हर साल भुगतता है। हर साल ये वोटर जो है ये वोट डाल के जाता है, और इसकी लिस्टें जो हैं वो नून लीग के MPs और MLAs के पास है। इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो नून लीग के पास है। अब मुझे बताएं कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला दी जाए जहाँ पर थंब के ज़रिए से वोट डाला जाए, और वो जो 30 लाख वोटर है ये कहाँ पर जाएगा, ये कैसे भुगताया जाएगा? ID कार्ड के बगैर कैसे आप डाल सकते हैं वोट? ID कार्ड तो हर एक का मुख्तलिफ ही होगा ना, उसको देखा जाएगा तो उसके मुताबिक। उसामा साहब सब कुछ होता है। अच्छा। ID कार्ड जाली बन जाते हैं। वहाँ पर जो बेचारा प्रिजाइडिंग अफसर बैठा हुआ है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उस ID कार्ड को चेक करे। यहाँ पे तो ID कार्ड की फोटो कॉपियों पे वोट डल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं ID कार्ड को रो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ID कार्ड की फोटो कॉपी पे वोट पड़ जाता है। और अगर प्रिजाइडिंग अफसर ही आपके साथ मिला हो तो फिर जो मर्जी करते रहे, फिर तो आपका ID कार्ड भी नहीं चेक करता, फिर तो वहाँ पे वैसे टप्पे लग जाते हैं। मसला ये है कि इसमें अब जो है इसका अमली मुजाहिरा शिबली फराद ने कर दिया कि भाई इसका कोई किसी बाहर की चीज़ से ये कनेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसलिए हैकिंग का रोला ही कोई नहीं है। ना वाईफाई से कनेक्टेड है, ना ब्लूटूथ से है, ना जनाब इंटरनेट से है, और उसका एक पेपर भी उसका निकल आएगा, पेपर भी जाली नहीं बन सकता, बैकअप भी उसका है, हर चीज़ है। तो नून लीग या पे पार्टी को इशू क्यों है? पे पार्टी का भी ये हाल है। सिंध में भी इस तरह से बेतहाशा जाली वोट बनाया हुआ है जो हर साल भुगता है, धड़ल्ले से भुगता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब असल इशू ये है कि इन पार्टीज को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाते हैं तो हमारे तमाम MPs और MLAs का 30 से 20 से लेके कोई 50 हज़ार तक वोट कम हो जाना है। और ये जो 25-30 लाख वोट कम होना है, आप उससे देखेंगे 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख वोट पड़ता है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को। तो अगर उसका कम कर 2 लाख गई 30 लाख पे, इसका मतलब 3 लाख पे एक अगर सीट है तो 30 लाख पे आपकी 15-20 सीटें तो यही चलेगी, 20-25 सीटें। तो वो जो फर्क है वो कैसे निकलेगा? अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, हुकूमत अगर इसको बुलडोज करे कर तो सकती है, अगर इलेक्शन कमीशन भी साथ मान जाए तो फिर इलेक्शन तो इसी पर होंगे, चाहे अपोजिशन जो मर्जी कहती रहे, बैकआउट तो वो करेंगे नहीं इलेक्शंस का। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत है इस तरह से है कि इसके ऊपर इंतखाबी इस्लाहात हों, इलेक्शन एक्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात हो, उसमें तमाम शराकतदार जहाँ पे भी आप जो इलेक्शन एक्ट है वो आप पढ़ें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि जब भी आपने कोई भी नई टेक्नोलॉजी लानी है, नई टेक्निक लानी है, नया तरीक़ाकार अपनाना है या आपने जो कुछ भी करना है तो तमाम शराकतदारों से बाकायदा मुशावरत होगी और उस मुशावरत के नतीजे में कलेक्टिव विजडम से फैसला किया। गुलाम साहब एक्ट तो है, हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें तो आप अगर आइन नहीं है तो उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए।
तो फिर सिंपल मेजॉरिटी इस गवर्नमेंट के पास है। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि अगर वो इस तरह से भी कर लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट मौजूद है जहाँ पे जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है। और इसकी वाज़ेह मिसाल आप जानते हैं कि इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों की मदद से वो फ़ैसला ले लिया था पार्लियामेंट से, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और वहाँ पे तमाम सियासी जमातों ने अपने वकील खड़े किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने वकील खड़े किए। फिर एक ऐसा फ़ैसला आया वो इलेक्शन से पहले, तो फिर वही बात हुई जो अपोजिशन कह रही थी, तो उनकी गवर्नमेंट की बात जो है वो नहीं मानेगी। तो यहाँ पे भी इस तरह से नहीं हो सकता, ना ये इम्प्लीमेंट होगा। ये इलेक्शन अगर इस तरह से कर लिया जाएगा तो फिर चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज होगा तो पूछेंगे कि आपने कलेक्टिव विजडम कहाँ से ली थी। कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है ना पाकिस्तान में, आप जनरल इलेक्शन तो छोड़ दिए, मैं तो कह रहा हूँ ज़िमनी इलेक्शन भी देख लें, आप बल्दियाती इलेक्शन देख लें, आप किसी एक हल्के का इलेक्शन देख लें जिसको कहा जाए कि जी हारने वाले कबूल कर रहा है, जो मुतनाज़ा नहीं है, फिर कोई तो हल होगा। या ये लड़ाई अब चल रही है हर इलेक्शन में, ये इसी तरह कोई निज़ाम लाया नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक आपने ये देखा है कि अभी जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए थे 2018 के, उन इंतखाबात में हमने जो इंतखाबी फहरिस्तें थी वो देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं। उसमें तस्वीर लग गई है, उसमें शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया है, तकरीबन जो जिस तरह से घोस्ट जो वोटर्स थे वो काफ़ी हद तक उसका ख़ात्मा हो चुका है। और ये अल्टीमेटली हमें ये इस मशीन के ऊपर जाना है। लेकिन वो यही बात है कि जितने भी सवालात उठेंगे, देखिए हम शराकतदार नहीं हैं इस मामले में कि हम ये कहें कि ये होनी चाहिए। ये शराकतदार देखें, इंतखाबी सियासत को समझने वाली जमातें हैं। सही है। हम ये चाहेंगे कि अवाम पाकिस्तान के लिए हमारे लिए हम अवाम हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए शफाफ फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो इनेकाद उसका हो। इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमें भी हैं, पार्टीज भी हैं, आप दुरुस्त सारी, मगर अब कैसे जाए? आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि तस्वीरें भी आ गई, वो तस्वीर भी देख रहा है, आईडी कार्ड भी देख रहा है, उसके बावजूद आप देख लीजिए कोई इलेक्शन 2013 में कहा गया जी आरओज़ का इलेक्शन था, वो तो इफ्तिखार चौधरी ने करवाया, खलील रहमान रमदे ने करवाया, और ये जनाब वो बैठे हुए थे, इन्होंने कराया। ये पीपल्स पार्टी कहती थी 2013 में, उन्होंने माना ही नहीं उस इलेक्शन को कभी भी। और इसी तरह से आप देख लीजिए वो आज की बात नहीं है, आप 73 के इंतखाबात से आप शुरू कर लेना तो आपको आज तक आने वाले इंतखाबात में, और वाकई ये भी एक बात, हमने तो पिछले 5-7 इलेक्शंस कवर किए हैं, वो चीज़ों को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। आप किसी भी इंतखाब को फ्री एंड फेयर इंतखाब नहीं कह सकते। उसमें प्री पोल रिगिंग है, पोस्ट पोल रिगिंग है, उसमें पोलिंग डे के साथ रिगिंग है, और ये मशीनों भी मशीनें पुराने निज़ाम से, हाँ जी, पुराने निज़ाम से करवा दिया जाएगा इलेक्शन जिस तरह 2018 का हुआ है, तो फिर मान जाएगी अपोजिशन या हुकूमत। अगर जो आज हुकूमत है, अगर वो ना उनको मिल सका वोट उतना, वो इलेक्शन हार गए। देखिए ये तो वर्किंग रिलेशनशिप है ना। कि हुकूमत अगर वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करती है, उनको पार्लियामेंट में एंगेज करती है, उनको बैठाती है, जिस तरह इंतखाबी इस्लाहात पूरा पलंदा चेंज हुआ था, ये भी बैठाएं, उनको अभी टाइम पड़ा हुआ है, और उसको बताएं, डेमो दें और उसके साथ बातचीत करें और उनको कायल करें, जितने सवाल सिस्टम शफाफ होगा। हाँ जी, लेकिन उसमें मोहसिन दावड़ साहब कम से कम आ गए हैं, और इनके अलावा मैं देख रहा हूँ जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्रानी। डेमो कोई गली मोहल्ले में तो नहीं होगा ना। डेमो तो बात है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे स्पीकर, उसमें बैठाए सब लोगों को, जिस तरह से बाकी पहले से होती थी, पार्लियामेंट की होल कमेटी बना दे। इस्लाहात की कमेटी तो बनाई हुई है, कई दफा वो नाम मांगते हैं, ये नाम नहीं देते, नाम देने के बाद मीटिंग में नहीं आते। असल चीज तो नीयत की है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आना ही नहीं चाहते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लिस्टों का ये हाल है कि जो बंदा मर गया हुआ है उसका भी वोट पड़ रहा है, जो बंदा यहाँ पाकिस्तान में है ही नहीं है उसका भी वोट यहाँ पे कास्ट हो रहा है। जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, वो सारे जनाब, वो सारों के जितनी मर्जी आप तस्वीरें बना लें, सारी इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपका सारी मेरी बात सुने, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरी एक बात सुने, हुकूमत की जिम्मेदारी है फ्री फेयर इलेक्शन करवाने की। इसके ज़िम्मेदार जो अदारे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाते रहते हैं, लेके आते हैं, वर्क करते हैं। सबसे पहले तो उनकी तसल्ली कराएं,
वो मुतमिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले तो अब सियासी पार्टी को कैसे कहेंगे कि जनाब ये हमने आपको दे दिया, आप इसको कराएं। हुकूमत का इससे वास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको उसके साथ बात करें, उनके सामने रखें। इधर उधर गलियों में डेमो देने से क्या होगा? जिद्दत नहीं सर, गली में तो नहीं, लेकिन बात मसला ये है, ये जो बात मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं इससे मैं एग्री करता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाहिद अदारा है जिसको खुद ये पावर है कि वो कोई लेजिस्लेशन करवा सकता है असेंबली से। अच्छा, तो उसको गवर्नमेंट को उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ही फिर कुछ कर दे कि जिस पर सारे एग्री कर जाए, वही फिर आगे आए और कोई ऐसी तजावीज़ दे कि सारे जिस पर एग्री कर सकें और उस पर फिर बात हो, क्योंकि वरना अगले इलेक्शन में वक्त ज़्यादा नहीं रह गया। अभी कुछ शुरू करेंगे तो शायद 1-1.5 साल में किसी कंसेंसस पर पहुँचा जा सके। ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की, जहाँ पर तालिबान मज़ीद दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब पता चला। अब पता चला। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल अगर हम देखें तो सदर अशरफ गनी पर दबाव बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर इस्तीफे के लिए भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से अफगान तालिबान कब्ज़ा करते चले जाएंगे इतनी तेज़ी से। मिसाल के तौर पर अब 9 दारुल हुकूमत उनके कब्ज़े में चले गए। कुछ छोटी बात नहीं है। एक तरफ कहते हैं 65%, 85% तक तो पहले उनके कंट्रोल में है, तो जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं अब वो भी उनके कंट्रोल में जाते चले जा रहे हैं। और कई जगहों पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही कि अशरफ गनी को आर्मी चीफ को हटाना पड़ गया है। अब एक ऐसी सूरत हाल जहाँ एक आप देख रहे हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल है, उसके दौरान जब आप आर्मी चीफ हटाते हैं, इसका मतलब है कि आप शिकस्त खा रहे हैं, तभी आप ये काम कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सदर कह रहा है कि जी अफगान जाने उनका मुल्क है, उन्होंने जो करना करें, हमसे ना पूछे। वो तो बिल्कुल पीछे मुड़ के भी अब अमेरिका नहीं देख रहा। साथ ये कह रहा है जी हमसाए जो है ना वो देखें अब इस चीज़ को, वो मंजूर ना करें। अब वो देख रहा है कि अफगान तालिबान तो आ गए, वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती ये इक़्तिदार लेकर जा रहे हैं, तो ये हमसाया अब ना इस चीज़ को माने, पाकिस्तान ना माने। पाकिस्तान से मुतालबा हो रहा है, कभी कोई पहले कह रहे थे बेसिस दे दो, उसके बाद कहा जी कोई 10-15 लाख अफगान महाजरीन आ रहे हैं, इनको यहाँ पर बसा लो। अब कुछ नहीं मिला तो कहते हैं जी ये सारी सूरत हाल ख़राब ही पाकिस्तान की वजह से हो रही है, ये सारा कसूर पाकिस्तान का है कि पता नहीं वो क्या कर दे, यहाँ से लोगों को पकड़ ले। अब तो ये हुआ है कि पाकिस्तान मजबूर हो गया है। ये बातें भी हो रही हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर अटैक करेगा, उसके यहाँ पर फैमिलीज़ को रहने की इजाज़त नहीं होगी। ये मजबूरन पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये अब दोहा में भी बैठक हो रही है, अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ को टेलीफोन आता है कि जी हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ताउन चाहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका को साथ चलना चाहिए। मगर जिस तरह की चीज़ें अमेरिका चाहता है पाकिस्तान जब वो नहीं कर पाता, हो ही नहीं सकती, क्योंकि माजी से पाकिस्तान सीख गया, अब नहीं हमने इस चीज़ में आना, तो फिर इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। उसामा साहब, माजी में अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता था, उसके बावजूद कि पाकिस्तान जो था उसने हर वो काम किया जो उन्होंने किया। इनको अड्डे दिए, यहाँ पर बंदे पकड़ पकड़ के इनके हवाले किए, जो भी मैक्सिमम किया जा सकता था वो किया। उसके बावजूद अफगानिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिकी जो लीडरशिप थी उनके दरमियान मुज़ाकरात करवाए, पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल प्ले किया। इसके बावजूद कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के 40,000 जो लोग थे वो शहीद हो गए इस जंग में। इसके बावजूद अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान के इस रोल को कहीं उसकी तारीफ नहीं की। चाहे आप बाइडन को देख लें, जॉन लॉयड को देख लें, उनके सेक्रेटरी को देख लें, एक जगह पे अमेरिका ने पाकिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव है उसको नहीं सराहा। इसके बावजूद कि इससे हमें सिर्फ नुकसान हुआ, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारा लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो गया, हमारी हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के रोल को नहीं माना। अब मेरा मतलब है कि सारा कसूर अमेरिका का, बिल्कुल सही फवाद चौधरी ने कहा कि वो जो खरबों डॉलर थे वो कहाँ पर गए, वहाँ पर गुर्बत वहाँ पे बेताशा बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह हो चुकी है। वो जो अरबों डॉलर थे वो तो शराफिया खा गई,
वो फिर सारे बैंक बैलेंस तो अमेरिका में पड़े हुए हैं, वहाँ पर सारा पैसा तो अमेरिका में चला गया। ये सारे लोग जो वहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं, जो कठपुतली वहाँ पर गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिस दिन देखेगी काबुल फतह हो रहा है, ये जहाज पकड़ेंगे, यहाँ से दौड़ जाएंगे। तो असल चीज़ तो ये थी कि अमेरिका जाते हुए इस तरह की कठपुतली गवर्नमेंट छोड़ने की बजाय सैलरी के साथ कोई सिस्टम दे के जाता है इनको। हाँ जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, 3.5 लाख फौज, अफगान फौज ट्रेनिंग दी अमेरिका ने, 2000 अरब डॉलर। मैं सिर्फ एक मुआवजा छोटा सा कर देता हूं कि तकरीबन 100 अरब डॉलर पाकिस्तान का कुल कर्जा है, जिसकी वजह से हमारे मामलात ही नहीं ठीक हो रहे मुआशी तौर पर। हम तो भाई 100 अरब डॉलर अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर लगाए हैं, और उसके बाद ये नतीजा है कि जो आर्मी चीफ बदल दो। अमेरिका कह रहा है कि जी ये क्या हो रहा है, अशरफ गनी फोन कर रहे हैं ये कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हो रही, तुम लड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारी फौज तो लड़ ही नहीं रही, हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, हमने तो बमबारी भी करके देख ली, तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे। और खुद कहते हैं इनके एस्टिमेट है कुछ 60,000 अफगान तालिबान है, इसके लगभग कहा जाता है। तो ये क्यों इतनी पसपाई हो रही है अफगान गवर्नमेंट की, सदर अशरफ गनी की, क्या वजह है इसकी? अमेरिका की सपोर्ट ना आना है, क्या हुआ है? देखिए, जो एक स्ट्रेटजी अमेरिका ने हमेशा से बना के रखी हुई है, वो अफ़गान वार से पहले अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको इराक वार नज़र आएगी। उसके लिए आपको पता है किस तरह से माहौल बनाया गया था, कैसे झूठी खबरें और कितने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस जो कहते हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में कोई गलत खबर नहीं की, वहाँ से खबरें जारी होती थी। मैं उस वक्त तो बिल्कुल छोटा था, मैगजीन हमारे घर आया करते थे, तो वालिद साहब कहते थे पढ़ा करो, तो सर वहाँ यदि 45 मिनट में जो सद्दाम हुसैन है वो एटम बम चला सकता है 45 मिनट के अंदर, और उसने कहा जी वो ट्रकों में ले जा रहे हैं एटम बम। एक लफ्ज और किसी चीज का वजूद ही नहीं था। मैस डिस्ट्रक्शन, जी जी जी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, यही था कि जी वो तो बस ये चुटकी बजाएगा और दुनिया का खात्मा कर देगा। ऐसे ही फिर आपने देखा, ये देखिए हर जगह के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत होती है, और वहाँ पे आए फिर वो हेलीकॉप्टरों से डॉलर जो हैं वो उनके पूरे पूरे जो हेलीकॉप्टर से वो आते थे भर भर के हर रोज़ नए डॉलर। और फिर उसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तो अब मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है, तो वहाँ फिर दाइश के लिए उन्होंने बीज बो दिया, और उनको फिर असला वो चीज़ें सारी वहाँ मिलती रही। ठीक, आ जाए उसी को लेके अफ़गानिस्तान। पहले उन्होंने शाम में कोशिश की, उधर रूस ने आगे पेनिट्रेट किया, तो शाम लेकिन सर शाम में भी तो तबाही छोड़ी ना, वहाँ पर कौन सा सिस्टम दे दिया, तबाही कर दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया शाम का, उसके साथ बेड़ा गर्क कर दिया लीबिया का, सर बेड़ा गर्क कर दिया लीबिया का, बेड़ा गर्क कर दिया इराक का। ये बाई डिज़ाइन है, मैं आपको यही बात करने लगा कि ये बाई डिज़ाइन है। फिर आ गए हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो काम करना था, वहाँ से जो मादनियात खींचनी थी, जो जहाज़ बार बार के ले जाने थे, वो उन्होंने ले जाए। अब इसके बाद वो ले गए, तो अब इसके बाद क्या है? अब ये है कि इनको दोबारा खाना जंग, अगर चाहते तो ये अमन कायम करवा सकते थे, इन्होंने ये काम नहीं किया, और ऐसे रात के अंधेरे में वहाँ से आपको पता है कि छोड़ के भागे। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर, आप कह रहे हैं अमेरिका ने जानबूझकर ऐसे हालात छोड़े कि ये यहाँ पर खाना जंगी हो। एक तो उससे हासिल क्या करेगा, दूसरा ये जो स्ट्रेटजी है कि पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी यानी उनकी वजारत दिफा के प्रेस सेक्रेटरी वजारत दिफा अमेरिका की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी अमेरिका पाकिस्तानी क़यादत के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद महफूज ठिकानों के बारे में बातचीत जारी रखे हुए है, और महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम का जरिया फराहम कर रही हैं। यानी ये अब भी पाकिस्तान जहाँ बाढ़ लगा कर भी, इतना खर्चा करके भी, अब भी हमारा कसूर है जी, वहाँ पर जनाब आ रहे हैं। सबूत दे दे। मेरी एक मिनट गुलाम मुर्तज़ा साहब, इंडिया ने कहा, अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब हमारे पास सबूत है, तो वो दे दे, दुनिया को दिखा दे कि पाकिस्तान क्या सबूत है इनके पास पाकिस्तान के खिलाफ। कोई सबूत तो है नहीं है, खाली साहब आपको सैटेलाइट इमेजरी है, कोई सबूत नहीं है। हाँ जी, सैटेलाइट इमेजरी आपको एक एक घर की गूगल पर मिल जाती है, एक एक घर की गूगल पे मिल जाती है। अगर यहाँ पर कोई ठिकाने हैं तो इतना तो मुश्किल नहीं होगा कि वो उनके पास लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के पास, वो दिखा दे कि ये देखें ये जगह है जहाँ पर जनाब तालिबान है। जिस सूबे के ऊपर तालिबान कब्जा करते जा रहे हैं, उसके साथ वाले सूबे से रात की तारीकी में 12-1 बजे के बाद एक फ़्लाइट उड़ती है, वो इंडिया की तरफ जाती है, अपने शहरियों को पुल आउट किया जा रहा है। वहाँ से वो क्या कर रहे थे इतना? कौन सा वो पेरिस है अफगानिस्तान जहाँ पे वो टाइम मेरे पास खत्म हो गया, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।